गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ जिप्सम। चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यानी जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब आप लोगों से यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आप लोगों से जिप्सम का रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। तो आपको केमिकल फॉर्मूला भी याद कर लेना है जिप्सम का। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O। ये होता है जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला। देखिए, आपसे रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना किसके नियम पर आधारित है। चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करीब 5 से 6 बार कराया हुआ है। और ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर दिया है गैसीय नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस लॉस। उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है और ये चैप्टर मैंने आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। और ये चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एक एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया है। 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा, इस चैप्टर की सभी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चार्ल्स के नियम पर। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना किसके नियम पर आधारित है, तो ये चार्ल्स के नियम पर आधारित है। अब यहाँ से आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि रोटी का निर्माण या फिर रोटी सेकना किसके नियम पर आधारित है, तो ये भी चार्ल्स के नियम पर ही आधारित है। ध्यान रखिएगा, आपसे ये दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रोटी का निर्माण या फिर रोटी सेकना
किस नियम पर आधारित होता है, तो ये भी चार्ल्स के नियम पर ही आधारित है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चार्ल्स के नियम पर। देखिए हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना, रोटी का निर्माण या फिर रोटी सेकना, ये दोनों ही चार्ल्स के नियम पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कैसा पदार्थ है। ऑप्शन ए दिया है उत्फुल्ल पदार्थ, ऑप्शन बी आर्द्रताग्राही पदार्थ, ऑप्शन सी प्रस्वेद्य पदार्थ या ऑप्शन डी मिश्रण। देखिए इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया हुआ है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर दिया है द्रव्य वाला, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको पूरे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ाए हुए हैं इस चैप्टर के। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी प्रस्वेद्य पदार्थ। यानी निम्नलिखित में से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कैसा पदार्थ है? प्रस्वेद्य पदार्थ है। प्रस्वेद्य पदार्थ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये प्रस्वेद्य पदार्थ क्या होता है? देखिए जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था पूरा डिटेल में प्रस्वेद्य पदार्थ के बारे में बताया था, और प्रस्वेद्य पदार्थ के सभी एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको प्रस्वेद्य पदार्थ के बारे में बता देता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वे पदार्थ जो वायु से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं प्रस्वेद्य पदार्थ कहलाते हैं, यानी डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस कहलाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दूं, वे पदार्थ जो वायु से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं प्रस्वेद्य पदार्थ यानी डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस कहलाते हैं। अब देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस होता है, यानी प्रस्वेद्य पदार्थ होता है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला NaOH होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि निम्नलिखित में से NaOH एक कैसा पदार्थ है, तो प्रस्वेद्य पदार्थ है। देखिए आपको फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से Ar3D10 4s2 4p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। ऑप्शन ए दिया है उपधातु होगा, ऑप्शन बी अधातु होगा, ऑप्शन सी दिया है धातु होगा या ऑप्शन डी अक्रिय गैस होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराए हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब देखिए यहाँ पे AR लिखा है। AR से मतलब क्या होता है? देखिए AR से मतलब होता है ऑर्गन से, और ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें मिलेगा 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद आएगा 3s2, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12, इसके बाद 3p6, ये हमें मिलेगा। तो देखिए इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना लिख करके यहाँ पे शॉर्ट में AR लिख दिया जाता है। तो ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। शॉर्ट में इसको इतने को हम क्या लिख सकते हैं? AR लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 3D10 4s2 4p3 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे और हमें यहाँ पे एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक पता चल जाएगा, और परमाणु क्रमांक पता चलते ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट है कौन सा, और वो एलिमेंट धातु है, अधातु है या फिर उपधातु है या फिर अक्रिय गैस है। तो देखिए यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऑर्गन का मैंने यहाँ पे जो AR लिखा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। तो ऑर्गन का इतने का क्या हो गया? 18 हो गया। अब इसके बाद देखिए 3D10, तो 18 में 10 जोड़ेंगे 28, फिर इसके बाद 4s2 यानी 2 है 2 30, और यहाँ पे 4p3 यानी 3 33। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेना, तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? 33 मिलेगा, यानी एटॉमिक नंबर हमें यहाँ पे पता चल चुका है 33 है। जो एलिमेंट है वो
इसका एटॉमिक नंबर क्या है 33 है। अब एटॉमिक नंबर 33 ये किस एलिमेंट का होता है? एटॉमिक नंबर 33 होता है आर्सेनिक का। किसका होता है? आर्सेनिक का। आर्सेनिक को हम AS से रिप्रेजेंट करते। किससे? AS से। और आर्सेनिक का ही एटॉमिक नंबर 33 होता है। अब आर्सेनिक ये क्या है तो मैं आपको बता दूं, ये एक उपधातु है, ध्यान रखिएगा, यानी मेटलॉइड है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उपधातु है। यानी निम्नलिखित में से Ar3D10 4s2 4p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा तो ये होगा उपधातु यानी मेटलॉइड। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे ऑर्गन लिखा है, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18 होता है। ये आप सबको पता होगा कि ऑर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18 होता है। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो परमाणु क्रमांक होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, यानी एटॉमिक नंबर जो आपका होता है ये बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये आपको ध्यान रखना है। जब ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 18 ही होगी। ठीक है, तो 18 यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे 3D10 है तो यहाँ पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 और 10 28। फिर इसके बाद 4s2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 28 2 30। फिर 4p3 यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 30 और 3 33 हो जाएगा। यानी 18 10 28 2 30 3 33। तो यहाँ से हमें एटॉमिक नंबर क्या मिल जाएगा? 33 मिल जाएगा। किसका होता है? आर्सेनिक का। AS से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 33 होता है। तो आर्सेनिक ये कैसा एलिमेंट है? तो ये एक मेटलॉइड है, यानी उपधातु है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। दो तरीके से मैंने आपको बता दिया। एक तो मैंने आपको यहाँ पे ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता दिया, फिर वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया, तब हमें पता चल गया। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे आते हैं। और एक बार फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के कम से कम एटॉमिक नंबर 45 तक के एलिमेंट्स के नाम और एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए। अब जैसे हमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर 33 मिला तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 33 किसका होता है? आर्सेनिक का। तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवाइयाँ बुखार कम करने के काम आती हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक और ऑप्शन डी दिया है ट्रैंकुलाइजर्स। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, देखिए मेडिसिन से रिलेटेड यानी दवाइयों से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जहां पे मैंने आपको सभी मेडिसिन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये किस चैप्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है? तो आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर दिया है औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। एक एक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। देखिए मेडिसिन से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एंटीपायरेटिक। ध्यान रखिएगा, एंटीपायरेटिक से हमारा मतलब किससे होता है? ज्वरनाशक से होता है। ध्यान रखिएगा, देखिए जो ज्वरनाशक होती है ना, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया गया, यहाँ पे ज्वरनाशक ना लिख करके उसकी इंग्लिश एंटीपायरेटिक
को हिंदी में करके यहाँ पे लिख दिया गया। अगर यहाँ पे ज्वरनाशक लिख देता तो आप तुरंत आंसर कर देते, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता, लेकिन यहाँ पे एंटीपायरेटिक लिख दिया गया तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है? ज्वरनाशक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्वर मतलब क्या? बुखार ही तो होता है। तो यहाँ पे कौन सी दवाइयाँ बुखार कम करने के काम आती हैं? एंटीपायरेटिक। अब जैसे यहाँ पे एनाल्जेसिक लिखा हुआ है, एनाल्जेसिक, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं दर्द निवारक। क्या बोलते हैं? दर्द निवारक। एंटीबायोटिक को एंटीबायोटिक ही बोलते हैं और ट्रैंक्विलाइजर्स को हम प्रशांतक बोलते हैं हिंदी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार कराया मैंने। क्वेश्चन यहाँ पे है कि गैसों का वह गुण जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे में मिलने की जो प्रवृत्ति रखती हैं कहलाता है, यानी वो गुण क्या कहलाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है विसरण, ऑप्शन बी संचरण, ऑप्शन सी अपसरण या फिर ऑप्शन डी तापक्रम। सो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विसरण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैसों का वह गुण जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे में मिलने की जो प्रवृत्ति रखती हैं वो गुण क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी आपसे यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो क्वेश्चन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। ध्यान रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ध्यान रखिएगा क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है, ये इसका फॉर्मूला। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए MgOH का होल ट्वाइस, केमिकल नेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, तो MgOH का होल ट्वाइस। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आंखों की दवाई के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है नौसादर, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी दिया है पोटाश एलम या फिर ऑप्शन डी विरंजक चूर्ण। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आंखों की दवाई के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है पोटाश एलम का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पोटाश एलम किसको बोलते हैं? फिटकरी को ही हम क्या बोलते हैं? पोटाश एलम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे फिटकरी ना लिख करके पोटाश एलम लिख दिया गया। देखिए, पोटाश एलम फिटकरी को ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और पोटाश एलम यानी फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O होता है पोटाश एलम या फिर फिटकरी का फॉर्मूला। आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 2 से 3 बार फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला पूछा जा चुका है, तो लर्न कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि केमिकल फॉर्मूले और केमिकल नेम के ऊपर अलग से वीडियो मैंने बना दी है, देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध कैसी होती है? यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन अरिहंत की बुक से करते हैं तो उस बुक में इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है?
गलत दिया गया है, ध्यान रखिएगा। किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? महत्वपूर्ण गैसें या फिर आप बोल सकते हैं प्रमुख गैसें, इसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर यानी इस क्वेश्चन का आंसर अरिहंत की बुक में गलत दिया गया है। सही आंसर मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है, और जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको इंपॉर्टेंट गैसेस वाला, तो वहाँ पे मैंने संशोधन करा दिया था। अब एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नए जुड़े होंगे मेरे चैनल से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा सड़े हुए अंडे की तरह, ध्यान रखिएगा। लेकिन अरिहंत की बुक में क्या दिया गया है? मछली की तरह दिया गया है। ऑप्शन ए वाला दिया गया है, तो मछली की तरह नहीं होती है, ये गलत दिया गया है। अपनी बुक में संशोधन कर लीजिएगा। अरिहंत की बुक में इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? मछली की तरह दिया गया है, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा? सड़े हुए अंडे की तरह होगा। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध कैसी होती है? सड़े हुए अंडे की तरह होती है। अपनी बुक में संशोधन जरूर कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो बुक से ही पढ़ते हैं और जब पेपर देने जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया दोबारा, और अगर आप बुक से पढ़ के जाएंगे और आपको पता नहीं होगा कि बुक में गलत आंसर दिया है, तो आप वही टिक करके आएंगे और फिर आप सोचेंगे मैंने आंसर सही किया था, लेकिन नंबर आपको मिलेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मछली की तरह नहीं, सड़े हुए अंडे की तरह होती है। और देखिए जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था वहीं पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया है एथीन, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी एसिटिलीन और ऑप्शन डी एथेन दिया है। तो वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एसिटिलीन, इसका केमिकल फॉर्मूला C2H2 होता है, ध्यान रखिएगा। केमिकल फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, आपसे केमिकल फॉर्मूले भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी एसिटिलीन होगा। सो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। सो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।